अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के कुछ प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम नंबर 1 कुछ यूं है। एन इंडक्टर coil of inductance L is divided into two equal parts and both parts are connected in parallel. The net inductance is like एक इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस L है, उसको हमने दो इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब अब जो यू इंडक्टेंस है वो L/2 है और वो भी 2 है। तो वो कह रहे हैं कि इन दोनों इंडक्टर्स को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। तो बताओ नेट इंडक्टेंस क्या होगी? तो सबसे पहले हम पैरेलल का फार्मूला लिख लेते हैं और वो कुछ यूँ है। 1/L इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2। तो यहाँ L1 और L2 हमारे पास सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, 1/L प्राइम इज इक्वल टू 1/L/2 प्लस 1/L/2 विच इज इक्वल टू 2/L प्लस 2/L is further equal to 4/L. तो 1/L प्राइम इज इक्वल टू 4/L। तो यहाँ पर हमारे पास L प्राइम जो होगा वो होगा L/4, विच मीन्स न्यू इंडक्टेंस विल बी L/4। तो इसके बाद हम प्रॉब्लम नंबर देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 शो है। व्हेन करंट ऑफ कॉइल चेंजेस फ्रॉम 8 एम्पेयर टू 2 एम्पेयर in 3 into 10 raised to power minus 2 second, the induced in the coil is 2 volt. The self-inductance of the coil in millihenry. तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो करंट चेंज हो रहा है 8 एम्पेयर से 2 एम्पेयर तक। इसके डेल्टा आई जो होगा हमारे पास 6 एम्पेयर होगा, राइट। और हमारे पास टाइम गिवन है T इज इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 सेकेंड। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी हमारे पास गिवन है जो कि है 2 वोल्ट। तो हमारा एक क्वेश्चन है कि इंडक्टेंस इन मिली हेनरी क्या होगी। तो एज यू आर नो हमने इंडक्टेंस का फार्मूला पढ़ा था इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ। वो कुछ यूँ था, एल इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा टी को हम ऊपर ला सकते हैं। तो यहाँ पर एल इक्वल टू ईएमएफ इनटू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई। तो ईएमएफ हमारे पास 2 वोल्ट है और डेल्टा टी हमारे पास 3 टू 10 रेज टू पावर माइनस 2 है। और करंट जो है वो है 6। तो 6 और 2 3 जार 6 ये कैंसिल हो जाएंगे। तो 10 रेज टू पावर माइनस 2 इंडक्टेंस आ जाएगी जो कि हेनरी है। तो हमने मिली हेनरी में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे। तो 10 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि इंडक्टेंस इन मिली हेनरी विल बी 10 मिली हेनरी। तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। बेसिकली उसने अ, जो इंडक्टेंस फाइंड की उसने कहा कि मिली एम्पियर में बताओ। तो इस तरह के भी ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हम करेंगे प्रॉब्लम नंबर 3। तो प्रॉब्लम नंबर 3 एक थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है और वो कुछ यूँ है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय। अब हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था एनर्जी स्टोर्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर एक एमसीक्यू है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने वो इंडक्टर का देखा था कि जो इंडक्टर होता है वो एनर्जी स्टोर करता है इन मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो इसका जो फॉर्मूला है, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, एल आई स्क्वायर, राइट। ये एक थ्योरेटिकल एमसीक्यूज था। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 4 पर आते हैं हम। और प्रॉब्लम 4 कुछ यूँ है। द स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज ट्रांसफॉर्मेशन रेशो ऑफ 3:2। व्हाट इज द वोल्टेज इन सेकेंडरी इफ द प्राइमरी वोल्टेज इज 30 वोल्ट। तो बेसिकली हमारे पास टर्न्स की रेशियो दी हुई है। टर्न्स की रेशियो बेसिकली क्या होती है, एन पी अपॉन एन एस, जो कि हमारे पास गिवन है 3:2, 3:2 जो कि 3/2 बन जाएगा।
और हमने बताना है कि और हमारे पास प्राइमरी वोल्टेज गिवन है वीपी, जो कि है 30 वोल्ट्स। तो 30 वोल्ट्स है हमारे पास। तो वीएस बताना है हमें, एस क्या है। तो हमने लास्ट लेक्चर में ट्रांसफॉर्मर का फॉर्मूला पढ़ा था, वीपी अपॉन वीएस इज इक्वल टू एनपी अपॉन एनएस, राइट। तो वीपी हमारे पास क्या हो जाएगा, 30 अपॉन वीएस, सॉरी, इक्वल टू 3:2, राइट। तो हमारे पास वीएस क्या आएगा, वीएस इज इक्वल टू 2:3 मल्टीप्लाई बाय 30। तो 3 1 का 3 10 का, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 20 वोल्ट। तो ये हमारे पास सेकेंडरी वोल्टेज आ जाएगा। तो इसके बाद एक क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है, अ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू, प्रॉब्लम नंबर 5, ट्रांसफार्मर का यूजेस बताया है। तो ट्रांसफार्मर जो यूज होता है वो होता है ऑब्टेन द रिक्वायर्ड एसी वोल्टेज, ऑब्टेन द रिक्वायर्ड एसी वोल्टेज। बेसिकली जो ट्रांसफार्मर होता है वो स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यही मतलब है कि वो एसी के वोल्टेज को बढ़ाता है और कम करता है। तो इसके बाद हम प्रॉब्लम नंबर 6 पर चलते हैं। और प्रॉब्लम 6 यूं है, थ्री प्योर इंडक्टर्स ईच ऑफ 2 हेनरी आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। तो द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट अक्रॉस ए एंड बी इज। तो एक डायग्राम है जो कि हम यहाँ पर बनाते हैं। ये एक इंडक्टेंस है, इंडक्टर है, और तो ये सारे इंडक्टर जो हैं 2 हेनरी के हैं, और ये ए और ये बी है। तो ए और बी के क्रॉस एक इंडक्टेंस बताना। तो ये जो दो इंडक्टर्स हैं ये है सीरीज में, और बाद में इनका जो रिजल्टेंट होगा वो पैरेलल में, राइट। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दो का नेट इंडक्टेंस निकालेंगे, और फिर इनका तो सीरीज वाले का जो फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू L1 प्लस L2, राइट। इसको हम L1 कह देते हैं, इसको हम L2 कह देते हैं, इसको हम L3 कह देते हैं, राइट। तो L इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4, 4 हेनरी हो जाएगा। तो अब हमने ओवरऑल सर्किट का फाइंड करना है। तो वो हो जाएगा L इज इक्वल टू 1/L इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2, राइट। तो 1/L इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 3/4। तो L हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से L इज इक्वल टू 4/3। देखिए हमारा इसका न्यूमेरिकल एमसीक्यू आ गया। तो इसके बाद हम करते हैं प्रॉब्लम नंबर 7। तो प्रॉब्लम 7 है, द करंट इन अ कॉइल ऑफ 1000 turns changed from 5 ampere to 0 in 0.5 seconds. If an average EMF of 50 volt is induced during this interval, what is the inductance of the coil? तो सबसे पहले हम डेटा लिख लेते हैं, और वो कह रहे हैं कि जो करंट है वो 5 अम्पेयर से 0 तक चला गया, 5 अम्पेयर से 0 अम्पेयर। तो चेंज इन करंट क्या हो जाएगा हमारे पास 5 अम्पेयर। तो वो कह रहे हैं टाइम जो है हमारे पास वो है 0.5 सेकेंड, और जो वोल्टेज है हमारे पास ईएमएफ है वो है 50 वोल्ट। तो सेम वही फार्मूला लगेगा, इंडक्टेंस फाइंड करनी है। एल इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पर हमारे पास एल इज इक्वल टू हो जाएगा 50 इंटू डेल्टा टी, ऊपर आके 0.05 हो जाएगा, और चेंज इन करंट 5 है। तो 5 1 5,
और 10 to 0.5 ये हो जाएगा 5 हेनरी। तो यहाँ पर हमारे पास 7 प्रॉब्लम्स हो गए हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद हम करेंगे चैप्टर नंबर 16। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।